नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला लिया है और भारतीय ओलंपिक संघ ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की कमान मैरीकॉम को सौंपी गई है, जबकि अलकनंदा अशोक उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल है और साथ ही सहदेव यादव, डोला बनर्जी और योगेश्वर दत्त के साथ ही अधिवक्ता श्लोक सिंह चंद्र जो हैं और तलिश रे भी कमेटी के सदस्य होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आप बच्चे खूब कुरकुरे खाते हो, खूब कुरकुरे खाते हैं। अजीत सिंह जी नमस्कार। खूब कुरकुरे खाते हैं। ये जितने हीरो दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कुरकुरा खा रहा है, कोई कुरकुरी खा रही है, ये हाथ नहीं लगाते, ये अपने जबान पर नहीं रख सकते। ये केवल हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए कुरकुरे खा रहे हैं। इनको कोई हीरो बाई चांस आपके दरवाजे पर आए, आप नमकीन का एक दाना खिलाइए वो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि कुरकुरे खाता हूँ, पेप्सी पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अरे भैया आप बच्चे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता। पीयूष, धरना खत्म हो चुका है, क्या आश्वासन दिया गया है? चूंकि एक कमेटी का भी गठन हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलवानों ने तमाम तरीके के जो गंभीर आरोप है, यौन उत्पीड़न तक के जो आरोप है, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए थे। इसके बाद पहलवान कल शाम तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति जो है 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह किसी भी तरीके से जो कुश्ती संघ है उसमें उनकी जो दखल कुछ कुश्ती संघ की ओर से कहा गया है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आरोपों पर सफाई मांगी गई थी और सफाई पेश भी कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण चला, आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से, करीब 2011 से ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो बीजेपी सांसद भी है और एक बात शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाना इतना आसान नहीं है जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। और यही कारण है कि 2 बार की जो बैठक है वो खेल मंत्रालय की बात करें या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, उनके साथ हो गई है। पहली जब बैठक हुई थी तब करीब 4 घंटे देर रात तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में आश्वासन के बाद पहलवान जो है वो उन्होंने कहा कि अभी भी हम प्रदर्शन करेंगे, हम आश्वासन से खुश नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब बैठक हुई और इस बैठक से पहले आप देखिए जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तमाम खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, चाहे खेल मंत्रालय के सचिव सुजाता चतुर्वेदी की बात करें या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की, DG की बात करें, सभी अधिकारियों के साथ पहले उन्होंने एक बैठक की थी दोपहर में और पूरी तरीके से एक रणनीति बनाई गई थी किस तरीके से बैलेंस करके चला जाए, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को भी नाराज करने के मूड में कहीं ना कहीं सरकार नहीं दिखती है और पहलवानों की भी मांगे कहीं ना कहीं सरकार को जायज लगती है। और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि एक निष्पक्ष तरीके से कमेटी बनाई जाए। और कल ये भी बताया गया कि आज थोड़ी देर बाद जो समिति के जो सदस्य हैं उनके नामों की भी घोषणा हो जाएगी। चूंकि अगर हम बात करें तो कुश्ती संघ को भी एक पत्र जो है वो तमाम खिलाड़ियों ने लिखा था और वहां से 7 सदस्यीय जो कमेटी है वो एक जरूर बनाई गई है और कल ही वो कमेटी बनाई गई थी जिसमें मैरीकॉम सहित तमाम लोगों को जगह दी गई है। तो वो भी कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी कि आखिर जिन महिला पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था उनके आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या बृजभूषण शरण सिंह अपने पद पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, क्योंकि कल भी आपने देखा जब बृजभूषण शरण सिंह से मीडिया से उन्होंने बात
बातचीत की ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम मुंह खोलेंगे या सबूत पेश करेंगे तो तूफान आ जाएगा, तो मैं भी मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसका जवाब भी कहीं ना कहीं देर शाम पहलवानों ने दिया और कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसे बयान देते रहते हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में जो सबूत है वो पहलवानों के पास मौजूद है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं जो धरना है, जो प्रदर्शन है, वो समाप्त जरूर हो गया है, लेकिन अब पहलवान इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जब समिति बनती है, किन किन लोगों को उस समिति में रखा जाता है। खेल मंत्रालय की ओर से जो समिति बनाई जाएगी और उस समिति की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो क्या आती है, उसके बाद ही पहलवान अपना कुछ आगे का फैसला लेंगे। लेकिन जो और भी जो खेल होने थे, जो कैंप लगने थे महिला से जुड़े हुए कुश्ती संघ से, उस कैंप को एहतियातन कुछ दिन पहले ही रद्द किया गया है जब ये आरोप लगाए गए। तो निश्चित रूप से 3 दिनों तक जो तमाम मेडलिस्ट थे, कई इसमें विजेंद्र कुमार की भी एंट्री हुई, बजरंग पुनिया की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, इसके साथ ही आप देखिए शुरुआत में जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो करीब 20 से 30 पहलवानों के साथ ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और एक दिन बाद फिर से इन पहलवानों की संख्या बढ़ती गई और छोटे छोटे बच्चे जो पहलवानी सीख रहे हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। लेकिन मंच से लगातार यही बातें कही जा रही थी कि किसी भी तरीके से इस मंच को, इस प्रदर्शन को राजनीतिक नहीं बनाना है और यही कारण है कि जब बृंदा करात मंच पर पहुंची तो बजरंग पुनिया ने साफ तौर पे कहा कि मैडम आप मंच से नीचे उतर जाइए, नीचे बैठ जाइए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम इस मंच का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते हैं। हमने जो आरोप लगाए हैं वो खेल से जुड़े हुए हैं, वो कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। और लगातार पहलवानों की ओर से भी सरकार की तारीफ कई बार, कई मौकों पर की गई। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। आप बने रहिए, कुछ और खबरों से पर भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां होटल सन सिटी में भीषण आग लगी है और कनॉट प्लेस स्थित होटल सन सिटी में यह आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो होटल सन सिटी में यह आग लगी है और पूरे इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं जो आग बुझाने में जुटी हैं। ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, इसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो सुबह की बात है जब कनॉट प्लेस पर एक सन सिटी नाम का होटल है, उसके रेस्टोरेंट में ये आग लगी थी और इस आग को बुझाने के लिए शुरुआत में दमकल विभाग को सूचित किया गया और इस सूचना के बाद तमाम जो दमकल कर्मी हैं, जो करीब पहले शुरुआत में 6 गाड़ियां वहां पे पहुंची और आग को बुझाने का भरपूर प्रयास किया गया। उसके बाद 2 और गाड़ियों को बुलाया गया। करीब 8 गाड़ियों ने मिलकर और तमाम जो दमकल कर्मी हैं उन्होंने मिलकर इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लेकिन अभी भी जो धुएं के हल्के फुल्के गुब्बार हैं वो उस बिल्डिंग से निकल रहे हैं, यानी कि अब एहतियातन देखा जा रहा है कि क्या कुछ इस आग की वजह से क्षति हुई है। हालांकि इसकी स्थिति अभी पता नहीं चल पाई है कि आखिरकार ये आग किस वजह से लगी है। लेकिन आमतौर पे रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे कई उपकरण होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ भी उसमें होते हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है या अन्य कोई कारण होगा, जिसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी जब जांच होगी। तो लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आग पर काबू पा लिया गया है। एक बात एहतियातन और भी वहां पे अभी भी कुछ गाड़ियां मौजूद है फायर विभाग की, ताकि किसी भी तरीके से अगर फिर से आग की लपटें तेज होती है तो चूंकि कनॉट प्लेस ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स है या दुकानें हैं वो वहां पे मौजूद है, तो किसी भी तरीके से क्षति ना हो इसको लेकर एहतियातन अभी भी 2 से 3 गाड़ियां फायर विभाग की वहां पे मौजूद हैं। कई दमकल कर्मी भी वहां पे मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर, जहां बिहार में रामचरितमानस पे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के दिए गए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। छोटे स्तर के नेता हो या बड़े स्तर के, सभी विरोध में आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नागालैंड केरल के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने रामचरितमानस विवाद में शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लिया और उन्होंने नसीहत दी कि इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। बयानबाजी से निसंदेह भावनाएं आहत होती हैं और इससे बचना चाहिए। उसका कोई बेस नहीं, तो चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, एक सिद्धांत की बात है। सिद्धांतन उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने जो बात की, बिहार के रोहतास में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अकबरपुर पहुंचे, जहां मृतक नागाटोली में
मृतक वनवासी महिला के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सूबे की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में बेटियां कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। बेटियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, दुष्कर्म किया जा रहा है। सरकार और पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नागाटोली में मृतक आदिवासी महिला की तीनों बेटियों को गोद लिया और उनकी शादी के साथ ही भरण पोषण की भी जिम्मेदारी ली है। 1 रुपया जहां तक ये पड़ेगी 1 रुपया इसको नहीं लगेगा। और शादी तो पप्पू यादव ये 4-5 बेटी को मैं गोद लेता हूँ, आप इसको समझ लीजिए। मैं गोद लेता हूँ, चारों जिम्मेदारी इसको, चारों को। ये पढ़ना चाहेंगे तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा। और बिहार के बगहा में एक बार फिर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल विजेता उस्मान देवान और T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड विश्व चैंपियनशिप में ऑलराउंडर इरफान देवान की बदहाली और गरीबी की खबर न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार कुशवाहा ने खबर का संज्ञान लिया और खिलाड़ियों के पिता से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी और सरकार के स्तर से परिवार को हर संभव मदद और सहयोग दिया जाएगा। तो बच्चा बहुत ही गरीबी से आगे बढ़ा है और उस माता पिता को धन्यवाद है जिसने जो है बहुत ही मेहनत करके उस सबको आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए हम लोग अपना स्तर जो भी प्रयास होगा कोशिश करके और आगे बढ़ाएंगे। वह जो है आज देश के स्तर पर आपको विश्व का स्तर उसका नाम हो रहा है, इसके लिए हम पूरे परिवार को शुभकामना देते हैं। देखने के लिए जा रहे हैं? हाँ, उससे घर भी जाएंगे और उनके परिजन से मिलेंगे और शुभकामना देंगे। और बिहार के सीतामढ़ी महिला थाना के सामने किराए के घर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 लड़कियों समेत एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इशा के रूप में हुई है, जो यहां पे लड़कियों से घर में ही देह व्यापार कराता था। इसी दौरान पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। जियो द्वारा सूचना दिया गया कि महानसा चौक के पास एक प्राइवेट मकान में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो इसकी सूचना के सत्यापन तथा छापामारी के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 श्री राकेश रंजन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठन करके छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में पुलिस द्वारा वहां से कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि 3 महिला 1 पुरुष व्यक्ति हैं और 2 नाबालिग बच्चियों को वहां से मुक्त कराया गया है। और इसको लेकर के इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत हम लोग कांड दर्ज। और बिहार के किशनगंज में एक निजी होटल में कांग्रेस विधायक इजराहुल हुसैन के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किशनगंज नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निकित करीम ने नगर परिषद के विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। और बिहार के लालगंज को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। ये पहल स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह के प्रयास में शुरू हुई। इसी उद्देश्य से लालगंज नगर क्षेत्र के कई जगहों पे पर्यटन विभाग के अधिकारी जायजा लेने पहुंचे और बिहार पर्यटन विकास निगम के कार्यपालक अभियंता कमलेश शर्मा समेत अन्य लोग पर्यटन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जिससे योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा सके। सर के अनुशंसा के आलोक में कई एक बार सर ने बोला अनुशंसा किए, इसके आलोक में हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। विभिन्न स्थलों का दौरा भी किए साहब के साथ में। आगे हम लोग इस पर विस्तार से एस्टिमेट बना करके पुटअप करेंगे। पुटअप होगा, काम होगी, धरातल पे काम होगी। सर के अनुशंसा के आलोक द्वारा श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने फोकस किया था, चूँकि ये दोनों हमारे धरोहर हैं। और आज हमने इन लोगों को कहा है कि जो शहीद स्मारक है ठाकुर सिंहेश्वर जी का और इनका, तो वहाँ पे सिंहेश्वर ठाकुर जी का और विभीषण जी का, तो उन स्थानों पे जो है जा कर के और उसका विकास किया जाए। हम लोगों ने नानक शाही गुरुद्वारा। और बिहार के छातापुर प्रमुख के माधोपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में बन रहे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने अभियंता का यहाँ पे अनियमितता का कई तरह का आरोप लगाया
और ग्रामीणों का आरोप है कि निम्न स्तर के ईंट और बालू का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की यहाँ पे परेशानियां हो सकती हैं। लिहाजा इसको लेकर यहाँ पे लोग आवाज उठाते हुए नजर आए। सही काम नहीं हो रहा है, रेत दे रहा है, सुरसर नदी वाला बालू चल रहा है, लाल बालू 2 टेलर अभी तक गिरा है, महीना 2 महीना हो चुका है इसका। ये जो है अभी उजला बालू नहीं चल रहा है, अभी लाल बालू चल रहा है। उजला बालू कितना यूज कर रहे थे? उजला बालू जैसे कि नीचे में, जमीन के नीचे में जैसे कि वो गड्ढा बनाए थे, उसमें डालने के लिए लाए गए थे। यहाँ पे जो योजना हो रहा है वहाँ इसका बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनलीगल काम हो रहा है, प्लस पिलर ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा ढलैया हो रहा है। और खबर प्रयागराज से है, जहां मौनी अमावस्या पर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब और सीएम योगी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और यहां पे स्वागत किया गया। 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये वक्त के साथ ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कल्पवासियों का स्वागत किया गया। तो यहां पुष्प वर्षा की गई और ये संख्या जो है अब 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इसे लेकर गंगा घाटों पर पुलिस भी मुस्तैद रही और चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी ने श्रद्धालुओं से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या को लेकर मां गंगा में स्नान करने के लिए तमाम जगह से हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं हर की पौड़ी का यह नज़ारा है। और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा मां गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ सुबह से ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। कि अमावस्या 12 यूँ तो साल में 12 अमावस्या आती है, लेकिन जो मौनी अमावस्या है इसका विशेष महत्व है। तो हमारे साथ पंडित जी भी हैं, आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आज मौनी अमावस्या है, क्या इसका विशेष महत्व है? आज देख रहे हैं आप, प्रातः काल से गंगा स्नान प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन मौन रह करके गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रातः काल से सूर्योदय से ही पितरों का जल दान तर्पण विशेष महत्व माना गया है। आज पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयंभू के अनुसार ही आज गंगा स्नान करके पितरों को मुक्ति एवं पितरों को मोक्ष की कामना करते हुए समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस तरह का दान पुण्य होता है आज के दिन? पिंडदान, तर्पण, क्रिया, श्राद्ध, गंगा पूजन, जलदान, संकल्प, इसे ही दान का महत्व है। बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह से ही श्रद्धालु हरिद्वार में यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसी को लेकर तमाम जो जगह से कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि आज के दिन की बड़ी ही विशेष महत्व। अपने सहयोग के साथ मैं सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। और वहीं प्रयागराज में भी मौनी अमावस्या के अवसर पे सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी, कहते हैं संगम नगरी को तीर्थराज प्रयागराज भी कहा जाता है और आज प्रयागराज में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं, जहां पर दूर दराज से श्रद्धालु आज के दिन यहां पर पैदल चलकर आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगे से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति की जो ये पंक्तियां हैं, ये आज चरितार्थ साबित हो रही हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रातःकाल से भोर से ही श्रद्धालुओं का जो रेला उमड़ा था आज मां गंगे में डुबकी लगाने के लिए, वो दूर दूर से अपने सरों पर गठरिया लेकर यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और अभी कैसा महसूस हो रहा है। ये बताइए, कहाँ से आए आप? कहाँ से हैं? हम तो लोकल हैं। लोकल आए तो कहाँ से आए हैं यहाँ पे? क्या आज दर्शन करने आए थे, नहाने आए थे? जी जी। तो कैसा लग रहा है? नहाएंगे तो नहीं, लेकिन गोलने गिरेंगे और हाफ स्नान हो जाएगा, लेकिन होना जरूरी है।
तो जिस तरीके से शासन प्रशासन ने व्यवस्था की है, क्योंकि निश्चित तौर पर भीड़ है तो पैदल भी चलना पड़ा होगा, संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से व्यवस्थाओं से? हाँ, व्यवस्था तो बिल्कुल योगी सरकार एकदम दुरुस्त है। लोगों से बात करने से ये बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही है कि सूबे की योगी सरकार लगातार कुंभ को और बेहतर बनाने की दिशा और दशा दोनों तरफ काम कर रही है। श्रद्धा, स्नान और पुण्य के इस महान पर्व मौनी अमावस्या की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं राजीव मेहरोत्रा, भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रह चुका हूं। और ये संगम का जो ये पर्व मनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे योगी सरकार की देन है कि जो बेहिचक लोग इतनी भारी भीड़ संख्या में इतनी सफाई के साथ इतने जो है मतलब निडर भाव से जो है आज इस पर्व को मना रहे हैं। यहाँ पर आए थे, फर्स्ट टाइम है मेरा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रयागराज में यहाँ पे आए थे, सुबह में गंगा मैया का दर्शन हुआ और स्नान भी कर लिए। तो ऐसे सौभाग्य बहुत कम लोगों को शायद मिलता है, लेकिन आई फील वेरी लकी टुडे। लोगों से बात कर उनकी श्रद्धा और जो भक्ति है वो उनको यहाँ तक खींच कर लाई है और आगे भी वो जो आज माघ मेला है और उसके बाद जब कुंभ लगेगा उसमें भी स्नान करने के लिए यहाँ आएंगे। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और वहीं गोरखपुर में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता हरिंद्र दुबे ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बात की। आज मौनी अमावस्या के दिन भक्तों की भीड़ नदियों के किनारे देखने को मिले, चाहे वो प्रयागराज हो या गोरखपुर का घाट हो या सरयू का किनारा हो। हर जगह पर आस्था की डुबकी गंगा में लगाते लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा में लोग डुबकी लगा करके आराधना करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आज के दिन गोदान करना, आज के दिन दान करना ये पुण्य माना जाता है खास तौर से। और लोग जो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं खास तौर से। पंडित जी, आज के दिन जो दान पुण्य किया जाता है, कोरोना काल के बाद ये पहली बार लगा है, किस तरह की लोग कामना कर रहे हैं? अब वही कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सब बाल बच्चे आनंद से रहें, कोई रोग दोष न इनकी आने पावे, इनकी रोग दोष से मुक्ति। हाँ, रोग दोष से। अभी आपने देखा कि पंडित जी का कहना है कि जो लोग आज स्नान करने के बाद गौदान करने आ रहे हैं या दान कर रहे हैं, उनका मानना है कि 2 साल जिस तरह से कोरोना काल के भयंकर बीमारी की चपेट में समाज पड़ा रहा, हम यही कामना करते हैं कि समाज स्वस्थ रहे, कोरोना जैसी बीमारी हमसे दूर रहे और खास तौर से सुख समृद्धि की कामना करते हुए आज लोग आस्था के डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 को लेकर एक्टिव हैं। देश के हर हिस्से तक बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में वो जुटे हैं। जेपी नड्डा पहले वाराणसी पहुंचे थे, उसके बाद वो गाजीपुर आए और यहां पे एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम कर रही है और पिछली सरकारों ने सैनिकों के साथ भेदभाव किया है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद पर भारत की नीति साफ है, आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। मोदी जी ने काम किया है वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आकर करता है। और आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ गया है। उसके जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया की नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है कि भारत में फौज को देखने का नजरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से बदला है और आज भारत किस तरीके से खड़ा है।
हमारी फैसिलिटीज कितनी ज्यादा है, किस तरीके से हमारे चीनिक हेलीकॉप्टर्स आज काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे बाकी हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा बेड़ा बढ़ गया है। कभी पाकिस्तान ने सोचा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कभी